स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे टायर रिसाइकलिंग के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो समझिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ना हम लोग टायर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आम पब्लिक को दिखता नहीं क्योंकि हम लोग से दूर रखा जाता है। लेकिन जैसे आम पब्लिक को आप पूछ सकते हो यार प्लास्टिक का कचरा बहुत है, टायर के बारे में लोग नहीं सोचते क्योंकि उसको जनरली कलेक्ट करके हटा दिया जाता है। लेकिन बात है कि हम लोग टायर ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे इसका कभी कोई अंत ही नहीं होगा। और हिसाब ये समझिए इकलौता चीज़ है जिसमें मतलब इलेक्ट्रिक कर देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तब भी टायर खपत होगा ही। तो ये समझने वाली बात है कि इसका खपत जो है बढ़ते ही जा रहा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। और हिसाब ये समझिए कि आप लोग बोलेंगे जैसे ये मटेरियल से बन रहा है इसे रिसाइकिल नहीं कर सकते, क्या हम लोग कुछ बदल सकते हैं? जवाब है सीधा-सीधा नहीं। ये लगभग 1 सेंचुरी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो हमारे पास कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो कॉस्ट इफेक्टिव हो और बेटर रिप्लेसमेंट हो। मतलब हर चीज़ इससे महँगा हो रहा है और इससे घटिया परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इसीलिए टायर रहने वाला है। और हिसाब ये समझिए जो टायर को इतना बम-बम बनाते हैं, इतना भरपुष्ट बनाते हैं कि रोड का लोड सँभाल सके, वही इसको रिसाइकिल करने में सबसे बड़ा मुश्किल बन जाता है। ये आप ऐसा समझिए ना कि जैसे प्लास्टिक हम लोग क्या चाह रहे थे साइंटिस्ट से कि हमें एक ऐसा मटेरियल दो जिससे नेचर डिग्रेड नहीं कर सके। दे दिया, अब ला भैया वही प्रॉब्लम बन गया कि वो नेचर में डिग्रेड नहीं होता है, बायोडिग्रेड नहीं होता है। तो यही समझने वाली बात है। टायर में जैसे जितना चाहिए आप माँगेंगे अपने इंजीनियर से कि हमें ऐसा टायर दो जैसे जो इंडियन रोड को सँभाल सके, हमें ऐसा टायर दो जो लगभग 100 या 150 डिग्री सेल्सियस तक का गर्मी बर्दाश्त कर सके, क्योंकि जब भी आप कंक्रीट हाईवे पे चलते हो बहुत गर्म हो सकता है टायर। और वो फास्ट एंड फ्यूरियस वाला लेवल पे आप चले जा रहे हो तब तो टायर भूंज ही रहा है। तो ये समझिए कि हम लोग जितना बम उसको बनाते हैं उतना मुश्किल बन जाता है रिसाइकिल करना। और टायर में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, रबड़, स्टील और फाइबर और फैब्रिक्स आप कह सकते हो। तो स्टील होता है क्योंकि उसमें रिब्स काफ़ी जगह डाले जाते हैं और फाइबर होता है उसका रीइंफोर्समेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो काफ़ी तिगड़म वाला चीज़ है, सिंपल नहीं कि रबड़ है, तिगड़म वाला चीज़ है। तो बात आता है कि मैकेनिकली हम लोग इसको रिसाइकिल करने का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं जिसमें होता है कि सिर्फ रॉ फिजिकल पावर की मतलब ताकत लगा के इसे तोड़ दिया जाए और उसको हम लोग सॉर्ट करते हैं। तो हिसाब ये समझिए आप पहले काटते हो, फिर उसे श्रेड करते हो, फिर और श्रेड करते हो। मतलब कि श्रेडिंग कभी भी आप ऐसा नहीं करोगे, कोई भी मशीन आप ले लो कि वो एक बड़ा गया सीधे धुआं निकलेगा दूसरे साइड से, ऐसा नहीं होगा। बड़ा जाएगा, थोड़ा छोटा होगा, फिर थोड़ा और छोटा होगा। ऐसा करने से इफिशियंसी बढ़ी रहती है। इसीलिए कभी भी आपको एक श्रेडर नहीं दिखेगा जो हर साइज पे काट रहा है। एक श्रेडर रहेगा जो बड़ा को छोटा करेगा, दूसरा श्रेडर डाला जाएगा छोटा को और छोटा करेगा। ऐसे ऐसे करके 2 या 3 स्टेप्स लगाए जाते हैं। और हिसाब ये समझिए कि इतना छोटा कर दिया जाता है कि कोर कंपोनेंट अलग होने लगता है। कोर कंपोनेंट का मतलब यानी आपका स्टील अलग हो जाता है, आपका फाइबर अलग से हो जाता है, रबड़ अलग हो जाता है। मतलब इसे आप पानी में घुलाओगे तो फाइबर मतलब तैरने लगे, रबड़ नीचे सिंक हो जाएगा। मैग्नेट के ऊपर से ले जाओगे तो आपका स्टील निकल जाएगा। उतना छोटा तक आप इसे तोड़-तोड़ के करते हो। मतलब देख रहे हैं, मतलब काफ़ी छोटा हो जाता है। ये तो बड़ा-बड़ा मैंने स्टेप दिखा दिया, लेकिन इसके बाद बहुत छोटा-छोटा करते चले जाते हैं। और इसका ये बात है कि इसमें एयर पोल्यूशन नहीं होता, यानी कि हवा में कोई भी चीज़ मिलता नहीं है। लेकिन जो रबड़ इससे निकलता है वो वर्जिन रबड़ नहीं बनता है, यानी कि ये रबड़ का इस्तेमाल सेकंड ग्रेड मटेरियल के तौर पे किया जाएगा। यानी कि इसे अगर आप दोबारा किसी रबड़ फैक्ट्री में बेचते हैं कि भैया इसी से आप टायर बना लो, इससे सीधा नहीं बनाएंगे, उसे मिक्स कर देंगे। जैसे कि आप प्लास्टिक में कई बार देखते होंगे जो रिसाइकलिंग का स्टैम्प का लोगो पढ़ेंगे तो लिखा रहता है कि इसका मतलब कि वर्जिन हमने इतना इस्तेमाल किया था और इतना मिक्स इस्तेमाल किया था। तो यहाँ से जो रबड़ निकल रहा है सीधा रिसाइकलेबल नहीं है, ये समझिए एक तौर से सेकेंडरी यूज बनाया जाता है। मिक्स जनरली लोग करना भी नहीं चाहते क्योंकि इसकी क्वालिटी डिग्रेडेड रहती है कंपेयर टू रॉ रबड़। तो हाँ, सस्ता गाड़ी है तो उसके लिए करेंगे, लेकिन आप मकलैरन का बात करें तो ऑब्वियसली उसका टायर लिखा रहेगा 100% वर्जिन रबड़, इसीलिए। तो इससे मतलब सेकेंडरी चीज़ बनाया जाता है, कोई भी प्राइमरी इक्विपमेंट में नहीं यूज़ करते। तो ये काम करता है, लेकिन मतलब चूंकि रबड़ वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, मतलब एक तरफ से डिग्रेडेड रबड़ बन जाता है, तो इसीलिए उतना ज़्यादा इसका डिमांड नहीं है। ये काम ज़रूर करता है, कुछ नहीं से बहुत बढ़िया है, लेकिन मतलब थोड़ा आपको संयम रखना पड़ेगा। इसीलिए आपको सुनेंगे जैसे प्लेग्राउंड बनाओ या इससे रेस ट्रैक बनाओ, उतना इसका यूज़ नहीं है। लेकिन हाँ, स्टील, फैब्रिक और मतलब कचरा को सुलटा देता है। अब दूसरा बात करते हैं पायरोलिसिस। ये इंडिया, चाइना और बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होता है। इसमें ये होता है कि अब अभी भी वही कर रहे हो, श्रेडिंग, स्टील हटाना, फैब्रिक हटाना, वो सब आपने कर दिया। लेकिन अब उसके बाद आप जो मटेरियल ले रहा हो उसे आप कुक कर दे रहे हो। और कुक करने के टाइम में ये समझिए कि रबड़ विदाउट एयर आप कुक कर रहे हो, यानी कि बिना ऑक्सीजन के आप कुक कर रहे हो। पायरोलिसिस ऐसे ही किया जाता है। आप प्लास्टिक को भी इन फ्यूल में ऐसे ही बदल सकते हो और रबड़ के साथ भी यही कर सकते हैं। अब बात है कि रबड़ में बहुत मटेरियल होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ होता है रबड़ में, कंपाउंड है, बहुत तिगड़म होता है। तो उससे बहुत सारा फ्लैमेबल वॉलेटाइल गैस निकलता है। प्लास्टिक में भी निकलता है लेकिन रबड़ में बहुत ज़्यादा निकलता है। अब ये जो गैसेस हैं इसी को जला के जो से हीट निकलती है उसी हीट से पैरालिसिस को चलाया जाता है। ये मतलब समझिए ईंधन अपने आप को संभाल रहा है। जैसे कि क्रूड ऑयल से अगर आप एनर्जी निकालते हो और क्रूड ऑयल प्रोसेस करने में जो एनर्जी लगती है, क्रूड ऑयल में इतना एनर्जी रहता है कि आप उसका थोड़ा सा हिस्सा अगर वापस डाल देते हैं क्रूड ऑयल सिस्टम में, वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। मतलब आपको बाहर से एनर्जी नहीं डालनी पड़ रही है, एनर्जी पॉजिटिव रहता है। तो ये भी वही रहता है कि मतलब इससे जो भी फर्नेस है उस कुकर से इतना गैसेस निकलेंगे कि उसे अगर आप जलाएंगे जो
इसको हीट करने के लिए चाहिए वो हीट आपको मिल जाएगा। तो यानी ये डायरेक्ट सिर्फ रबड़ पे ही चलता है, इसे बाहर से बिजली देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली आप कनेक्शन डालोगे पावर प्लांट का, लेकिन मेन पावर ये खुद का सेल्फ सफिशिएंट रहता है। लेकिन जो रबड़ आउटपुट देता है, इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि वो वर्जिन स्टॉक दे देता है, यानी कि इससे जो आउटपुट निकला, और प्लस कुछ कुछ प्लांट में ये होता है कि गैसेस के साथ क्रूड ऑयल भी निकलता है। अब बोलेंगे क्रूड ऑयल का क्या फायदा? बात है, क्रूड ऑयल कोई भी कंपनी आपसे खरीद लेगा, कोई भी कंपनी सीधा सीधा बोले कि हमारे पास क्रूड ऑयल है, भले उसका दाम नेचुरल वाले से ज़्यादा हो, लेकिन बहुत जगह कंट्रियों में रहता है कि अगर आप रिसाइकल प्रोडक्ट करते हैं तो हम आपको टैक्स क्रेडिट देते हैं। तो वो लोग बोलेंगे चुपचाप से पैसा लो, हमको ही दे दो, और इससे आपका रबड़ भी डिजॉल्व हो गया, और इससे रबड़ का साइकिल आप बार बार कर सकते हो। हाँ, ये बात ज़रूर समझिए, लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये मतलब एल्युमिनियम जैसा नहीं है कि 100 टन एल्युमिनियम गया था, लगभग 99% वापस आ गया। यहाँ समझिए घटते ही रहेगा, लेकिन नया रबड़ का खपत थोड़ा कम करते चला जाएगा। तो पैरालिसिस काम करता है। और लेकिन हाँ, इसमें है कि ये एयर पोल्यूशन थोड़ा सा करता है, क्योंकि मतलब जो गैसेस आप जला रहे हो वो उतना क्लीन टाइप नहीं, मतलब काफ़ी कोशिश की जाती है, और जैसे जर्मनी और उन्होंने में कोशिश किया जाता है कि बहुत सारा फ्लू गैस ट्रीटमेंट डाला जाता है ताकि एकदम चकाचक गैस निकले, यानी कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर निकले और बाकी कचरा अब्जॉर्व कर लिया जाए। तो ये होता है जो आप लोग बार बार सुनेंगे कि रबड़ से फ्यूल बना देना, रबड़ से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, वो सब जनरली पैरालिसिस से किया जाता है, क्योंकि इससे आपको हर चीज़ मिल जा रहा है जो कि आप दूसरों को बेच सकते हो, और ये आपसे लोग खरीदेंगे हंसी खुशी कि हाँ भाई, मतलब फ्यूल आप बना दे रहे हो, मेन आप पैरालिसिस पे फोकस करो कि हमें लिक्विड फ्यूल ज़्यादा मिले, लोग खरीदेंगे। आप करते हो कि हमें रबड़ ऐसा मिल जाए, रबड़ मास मिल जाए जो किसी मैन्युफैक्चर को बेचा जा सके, लोग खरीदेंगे। बिजली बनाने में भी आप पूरा फोकस कर सकते हो, लोग खरीदेंगे। तो ये काफ़ी प्रोडक्टिव यूज़ में माना जाता है, लेकिन एयर पोल्यूशन करता है ये, क्योंकि चिमनी रहती है इसमें, और फ्लू गैस ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए, नहीं तो सही में पोल्यूशन करेगा। इंडिया में बहुत सारे सस्ते बजट में जो किया जाता है उससे मतलब जो आउटपुट निकलता है वो लिटरली उसमें सल्फर रहता है, तो बहुत खतरनाक चीज़ है वो। मुंबई में होता है ये सब। तो ये हुआ दूसरा ऑप्शन, मैकेनिकल ऑप्शन, और ये हो गया पैरालिसिस। इसको कई बार लोग बोलते हैं केमिकल रिसाइकलिंग, मेन है पैरालिसिस किया जा रहा है। अब बात करते हैं तिगड़म वाला तरीका। तिगड़म वाला तरीका है कि क्रायोजेनिक्स का इस्तेमाल किया जाए। अब बात है, क्रायोजेनिक का इस्तेमाल का मतलब होता है सीधे लिक्विड नाइट्रोजन ले रहे हो, और लिक्विड नाइट्रोजन ही सारा काम कर दे रहा है। यानी कि अगर आप कोई भी चीज़, जैसे रबड़ का टायर लेते हैं, उसे आप डाल देते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन पूरा इसे थोड़ा देर में ठंडा कर देता है, उसके बाद क्रशर में रख के आप क्रश करते हैं, वो सीधे धुआं में बदल देता है इसको। तो ये समझने वाले बहुत समझिए कि ये सेपरेशन के मामले में अति उत्तम काम करता है। मतलब 10-12 स्टेट नहीं है, बस आपको लिक्विड नाइट्रोजन, मतलब ऑब्वियसली ये तो साइंस रिसर्च पेपर का, ये कंपनी है जो इसका काम कर रही है, तो सब अपना अपना प्रोसीजर रखेंगे कि मतलब हॉपर में जनरली कोई नहीं चाहेगा कि पूरा एक टायर है, उसका टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, बस बहुत टुकड़ा की जगह बस इतना कर दो कि पैकिंग इफिशियंसी रहे, और लिक्विड नाइट्रोजन में डाल के कर देंगे, और इससे सेपरेशन बहुत अच्छा होता है। आप देख सकते हैं कि स्टील, फाइबर, रबड़ सब अलग अलग निकल जाते हैं, और रबड़ जो निकलता है ये वर्जिन होता है। बोलेंगे यहाँ पे क्यों वर्जिन हो रहा है जबकि वहाँ पे नहीं है? आपका जो रबड़ को श्रेड कर रहे हैं, बात है जब भी आप रबड़ श्रेड कर रहे हैं, रबड़ उखड़ रहा है, अब उखड़ के क्या हो रहा है, उसमें पोर्स आ रहे हैं, पोर्स में क्या होता है, ऑक्सीजन घुस जाता है, तो वो उसकी क्वालिटी को डिग्रेड करता है। यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है, मतलब इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे और श्रेडेड रबड़ को माइक्रोस्कोप में देखेंगे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर आएगा। और इसी कारण से ये रबड़ को वर्जिन रबड़ के क्लासिफिकेशन में डाला, यानी कि इसे दूसरी कंपनी आराम से खरीद सकती कि भैया हमारे पास फ्रेश रबड़ आया है, हमें कोई टेंशन नहीं, हम फ्रेश रबड़ खरीदेंगे, उससे बनाएंगे। तो ये काफ़ी काम करता है। एयर पोल्यूशन एकदम नहीं होता, ये मैंने आपको कंपनी दिया, नीचे वीडियो भी दे दिया है। लेकिन ये समझिए इसमें सीक्रेसी बहुत है, यानी 2-3 कंपनी ये कर रही है, लेकिन कोई नहीं बता रहा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। मतलब मैंने आपको साइंस पेपर बताया, ये ऐसी बात नहीं कि मैजिक कर रहे हैं, लेकिन एक होता है ना, इफिशियंसी कितनी है सर आपकी, मतलब साइंस हमें पता है, साइंस काम करता है, ये फिजिक्स नॉन टेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन होता है ना कि आप इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आपका एनर्जी इफिशियंसी क्या हो रहा है। मान लीजिए लिक्विड नाइट्रोजन बनाने में अब जितना टायर में एनर्जी कंटेंट है उससे ज़्यादा खपत हो रहा है कि उससे कम हो रहा है, क्योंकि मतलब मटेरियल है, उसका आना जाना अप डाउन, और उसका आप ऑब्वियसली छोटे टुकड़ों में करोगे, उसको ग्राइंड करोगे, वो क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं वो सारा डिटेल जो लॉक डोर के पीछे है, जैसे मैंने वीडियो दिया उसमें भी कुछ नहीं दिखा रही, ये सिर्फ थोड़ा सा बस दिखा दी कि हाँ वो मशीन है जिससे रबड़ मैट निकल रहा है। ये मैट आप किसी को भी बेच सकते हो, क्योंकि ये रॉ रबड़ मैट है, ये सब मैट मैन्युफैक्चरर्स आपसे खरीद लेंगे कि रबड़ स्टॉक के तौर पे। तो ये काम करता है, लेकिन बात है बहुत ज़्यादा सीक्रेसी होने के कारण कि हर कोई इस पे कूद नहीं रहा। काफ़ी सारे साइंटिस्ट कहे कि भैया पूरा डिटेल आप हमें नहीं दोगे तो हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये पॉजिटिव चल भी रहा है कि नहीं, क्या पता कि आपका इतना नेगेटिव ये चल रहा है कि करने इससे बेटर है कि पैरालिसिस कर लो। तो थोड़ा समझिए कि कोई भी चीज़ बस देख के उछलना नहीं होता, उसको वेरीफाई करना होता है। इसमें लोग इतना सीक्रेसी रखें कि वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। ये छोटा ट्रायल हो चुका है, लेकिन होता है फुल स्केल में फ़ायदेमंद है कि नहीं। ये हुआ क्रायोजेनिक। यही 3 ऑप्शन आपके पास है, या तो उसे मैकेनिकली तोड़िए, या उसे पैरालिसिस करें, या उसे क्रायोजेनिक से कर दें। और काफ़ी लोगों की उम्मीद है कि क्रायोजेनिक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है।
तो अब बात करते हैं लिमिट क्या है। तो हिसाब ये है, लिमिट हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग उसे उस स्केल पे नहीं कर रहे हैं जिस पे करने की ज़रूरत है। यानी कि हम लोग को कई हज़ार टन खपाने का ज़रूरत है और हम लोग 100-150 टन में रो रहे हैं। तो हिसाब ये समझिए कि हम लोग के पास प्लांट्स भी बन रहे हैं और प्लस वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे। जैसे इंडिया वाले में बहुत सारे पे तो बैन लगने की बात हो रही है, क्योंकि वो बहुत गंदा पोल्यूटेंट सीधे हवा में छोड़ दे रहे हैं। वो मतलब उससे बेटर कि आप रिसाइकिल मत ही करो, कहीं और भेज दो रबड़ को। तो वो वाली बात होती है। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के बिना हम लोग जैसे लिक्विड नाइट्रोजन पे काफ़ी लोग होप कर रहे हैं। आप होप ही कर रहे हो सर, गारंटी तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने डेटा शेयर नहीं किया, आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो। तो हिसाब ये समझिए कि हमें नहीं पता कि लॉन्ग टर्म में क्या अच्छा होगा, क्योंकि ये देखिए कुवैत का एक डेजर्ट है। आप बोलेंगे ये सैटेलाइट से दिख रहा है, हाँ, ये इतना बड़ा एरिया सिर्फ ऐसे रबड़ टायर से भरा पड़ा है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे इससे ज़्यादा रबड़ है, बहुत सारा। ये मतलब डेजर्ट में तो दिख जाता है। तो हिसाब वही समझिए कि हम लोग बहुत ज़्यादा रबड़ बना रहे हैं। और अगर ऐसा कर देते कि इसका मान लीजिए 50% या 60% भी रिसाइकिल हो जाता है, उतना का लोड मतलब फॉरेस्टेशन पे नहीं पड़ेगा, वो बहुत फ़ायदेमंद बात होगी। स्टील, इससे मान लीजिए कि अगर इसमें 100% जो स्टील था उसमें से आप 20% स्टील ही निकाल लेते हैं, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो यानी इसको रिसाइकिल करना फ़ायदेमंद है, हर मामले से है, बस हम लोग उसके हिसाब से औजार नहीं बना रहे हैं। जैसे कुवैत का मैं समझ सकता हूँ, कुवैत इससे ना तो इससे बिजली बनाने की कोशिश नहीं करे, ना तो इससे तेल बनाने की कोशिश करे, क्योंकि उनके पास अपने ये दोनों चीज़ है। लेकिन अगर इससे रबड़ निकालने लगते, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन वाले सिस्टम से स्टील निकालने लगते, वो सब का बहुत वैल्यू है। ये मतलब ये पूरा डेजर्ट में कई मिलियन डॉलर्स का इनको प्रॉफिट निकल सकता है। लेकिन करना आना चाहिए, और कोई शेयर ही नहीं करना चाहिए, सब कंपनी हमारा प्रोप्राइटरी है। तो वो थोड़ा सा लिमिट कर देता है। या जैसे मान लीजिए कि कोई भी देश का इंस्टीट्यूट आ जाए सामने, जैसे इंडिया के केस में आईआईटी सामने आ जाए कि ठीक है, हम इसका पूरा रिसर्च कर देते हैं, ट्रायल प्रोजेक्ट चला देते हैं और वो डेटा हम सबको ओपनली कर देते हैं। उसके बाद भाई सब लोग अपना बनाओ। फ़ायदा पेटेंट वुटेंट का समस्या नहीं। दूसरा फ़ायदा देश को क्या फ़ायदा होगा, देश में टायर की समस्या कम हो जाएगी और रबड़ का दाम घटने लगेगा बल्ले बल्ले। तो थोड़ा सा लिमिट है, लेकिन इसे हमें सॉल्व करना होगा। ये ऐसा चीज़ है जो ऑलमोस्ट इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन मतलब मेरा को बीपी हाई हो गया था जब देखा कि इतना ज़्यादा डेजर्ट में सोचिए भर दिए हैं और वहाँ जगह कम पड़ रहा है। कितने सारे लैंडफिल हैं जो सिर्फ टायर से भरे पड़े हैं, प्लास्टिक से नहीं, टायर से भरे पड़े हैं। तो ये समझने वाली बात है कि ये एक समस्या है जिसे हम लोग को सावधानी से, मैथमेटिक्स के साथ, इफ़िशिएंसी के साथ हैंडल करना ही है, इग्नोर नहीं कर सकते अब। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन रबर टायर्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपको कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।